ये खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। यहाँ शिक्षा की नैया डुबाया जा रहा है, बच्चों को दिमाग से अपाही बनाया जा रहा है। सारे नेता जाके अपना रैली करते हैं, कोरोना से केवल विद्यार्थी शिक्षक मरते हैं। लोगों को खूब यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है और अपना काम बनाया जा रहा है। बस अपना काम बना रहे हैं सारे नेता मंत्री लोग, पूरी दुनिया जाए बाहर में, उससे उन लोगों को क्या मतलब। देख रहे हैं डेली खबर बिहार और मैं सुजीत कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज में। सरकार अभी लॉकडाउन लगाई हुई है और शिक्षण संस्थान जो भी है बंद करने का आदेश दे दी है और प्रशासन लगातार जहाँ तहाँ जाकर इसका वेरिफिकेशन कर रही है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं एनके सर, जो कि एक महाराजगंज के प्रसिद्ध शिक्षक हैं और लगातार 10 वर्षों से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं बच्चों को, काफ़ी लोकप्रिय बच्चों में हैं। और इनका आपको बारे में बता दें कि ये ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चे मोटिवेट होते हैं और इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सरकारी नौकरी आज कर रहे हैं। चलिए इनसे हम खास बातचीत करते हैं कि इनका क्या पक्ष है। सरकार जिस तरीके से शिक्षण संस्थान को बंद करने का आदेश दी है, उस तरीके से आप जानते भली भांति हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, क्या अभी स्थिति चल रही है। चलिए सर, सबसे पहले हमारे चैनल डेली खबर बिहार में आपका स्वागत है। सब लोग को हमारे तरफ से, आपके चैनल पे जितने भी लोग दर्शक जुड़े हैं, सब लोग को मेरे तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है जी, आप सर बताइए कि जिस तरीके से शिक्षण संस्थान बंद है और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर चुनाव होता तो ये जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको नहीं देखा जाता। और सर शिक्षण संस्थान को ही क्यों बंद किया गया है, बाकी जो चीज़ है बाज़ार खुला ही है। बताइए क्या बच्चे जो है कि क्या इससे प्रभावित होंगे। सबसे पहला बात तो मैं एक बता दूं कि सरकार का जितना भी आज के समय में जो भी फैसला लिया जा रहा है, ये सभी इसका तरीका सही नहीं है। आज के समय में अभी थोड़े दिन पहले, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, अभी वैक्सीनेशन चला, लगभग बहुत सारे लोग वैक्सीन लिए, लेकिन फिर भी सारा वैक्सीनेशंस के बावजूद भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। चाहे ये नाइट कर्फ्यू, डे कर्फ्यू, ये सब क्या है। यानी जब यही सब करना था तो फिर उस वैक्सीनेशन का क्या मतलब। और सबसे पहला चीज़ कि आज के समय की एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो उसके लिए एक फिक्स एरिया, पूरे एक के साथ हो सकता है पटना में 10-20 केस आया, अब इसके मतलब पूरा बिहार को बंद कर दिया जाएगा, ये कहाँ करने आया है। और एक चीज़ बताइए, जितने भी मैक्सिमम राज्य हैं जहाँ पर अभी चुनाव चल रहा है, नेता लोग रैली पे रैली करते जा रहे हैं, वहाँ पे ये सारा नियम की धज्जियाँ उड़ रही है, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक क्लास में 10, 20, 50 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहाँ कोरोना फैल रहा है। चाहे लोग मतलब इतनी, मतलब ये जो निर्णय है, जो डिसीजन है, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये यदि रहा तो आने वाले दिन में ऐसे ही शिक्षा की नैया डूब गई है, शिक्षा तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और ऐसे भी कुछ भी हुआ थोड़ा सा, तो कम से कम एक चीज़ तो सोचना चाहिए हमेशा कि भाई जहाँ हो वहाँ आप रेड जोन बनाइए, उस एरिया को जो भी करना है कीजिए। लेकिन अब पटना में 10, 20, 50 हज़ार केस निकला, इसका मतलब कि पूरी बिहार को मतलब हम लॉकडाउन के अंतर्गत थोड़ी ना रखेंगे। और यदि वही करना था तो ये वैक्सीनेशन का फिर क्या मतलब है।
आगे अगर एक बात बताइए, ठीक है 21 तक आया है कि बंद रखना है, क्या गारंटी है कि 21 तक बंद रहेगा? फिर आने वाले समय में हो सकता है कि आप बढ़ा देंगे। तो ये प्रोसेस कितना दिन तक चलेगा? इससे समस्या की समाधान संभव है? कब तक चलेगा ये प्रोसेस? यानी सारा सरकार का जो नियम है ये बिल्कुल गलत है। और मैं क्या जितने भी शिक्षक हैं, आप किसी भी प्राइवेट शिक्षक से जा करके, चाहे सरकारी शिक्षक से जा करके, चाहे कोई भी मतलब किसी से भी पूछिए, ये कोई भी इससे खुश नहीं है। सारे लोग इससे बहुत दुखी हैं। ये जो निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा ये काफ़ी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये सरकार को इसका हिसाब तो देना पड़ेगा नेक्स्ट इलेक्शन। सर बताइए कि क्या आपको लगता है कि शिक्षण संस्थान बंद कर देने से जो कोरोना महामारी है ये रुक जाएगी, थम जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सारे लोगों को आज के डेट में साइंस पढ़ाया जाता है और साइंटिफिक मेथड की यहाँ खुदे लोग पालन नहीं कर रहे हैं। जितने भी नेता मंत्री हैं उन साइंटिफिक मेथड का मतलब हमको समझा दें। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है, उसमें सबसे मुख्य जो चीज़ है जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन। तो पहले तो आप ऑब्जर्वेशन जानो कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं, बस ये तो जिस तरीक़े से अनून काम किया जाता है, जिसके मतलब ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि पहले उस चीज़ का ढंग से जानकारी प्राप्त करना कि ये जो भी पेशेंट मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं, किस प्रकार मिल रहे हैं। उसके बाद उन एरिया को चाहे आप वहाँ जो भी करना है उस एरिया को कीजिए। यहाँ पे तो सारा साइंटिफिक मेथड की धज्जियाँ उड़ रही है। साइंटिफिक मेथड ये कहाँ बोल रहा है कि पूरे सिस्टम को आप लॉकडाउन कर दो? ये तो सरासरी गलत है। यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, सारी साइंस के जितने भी मतलब नियम है सब टूट रहा है। यहाँ पे तो सारा सब कुछ गलत हो रहा है। कोरोना से पहले जो भी बिहार के सरकारी स्कूल हैं काफ़ी दयनीय स्थिति थी, और लगातार जो अब 2 साल लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार डेट पर डेट बढ़ते जा रहा है कि कोरोना के नाम पर शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, सरकार का आदेश आ रहा है। तो अभी भी आया है 25 तक, और पता नहीं कि अब बढ़ भी सकता है। तो पहले से शिक्षा व्यवस्था में क्या इसका असर पड़ेगा, खासकर बिहार के लोगों को, अब बिहार के छात्र छात्राओं को? मैंने अभी तुरंत बताया कि सबसे पहले तो 2 साल ऐसे ही ख़त्म हो चुका है। सारे जितने भी विद्यार्थी हैं सबको पता होगा, जितने भी स्टूडेंट सबको पता है कि 2 साल ख़त्म, क्या पढ़े हैं वही जानते हैं। और आज के डेट में जो प्रश्न का स्तर भी है, सरकार तो एकदम ठान लिए सबको डुबा देना, जैसे भी उस मतलब डुबाएगी और डुबा रही है डे बाई डे। अब एक चीज़ पर ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो रहा है, कम से कम 500 प्लस बच्चे एक साथ रह रहे हैं हमेशा, वहाँ कोई कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पढ़ाई की अब एग्ज़ाम पास में है, लेकिन वहाँ पे तो एकदम ये सारी चीज़ें कि वहाँ पे कोरोना हो रहा है या कोई भी बीमारी। अब क्या इसके सरकार की सारी नियम से बहुत दुखी हैं क्या? और सारे शिक्षक दुखी हैं? नहीं। ये अगर नियम चला तो माने 10% बचा हुआ शिक्षा वो भी खत्म हो जाएगा। अभी प्रायोगिक परीक्षाएं इंटरमीडिएट की चल रही हैं, और इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम का भी जो 1 फरवरी से होने वाला है। तो एग्ज़ाम जब बच्चे नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे देंगे? तैयारी किस बात की? ज़रा सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि पढ़ाई अगर बच्चे नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे देंगे। और जाहिर सी बात है कि क्या जो एग्ज़ाम में बच्चे आएंगे एक साथ, तो लाखों की संख्या में बिहार में पूरे जब एग्ज़ाम होगा उस समय लाखों की संख्या में बच्चे आएंगे और एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें कोरोना फैलेगा? और शिक्षण संस्थान बंद है, जिस क्लास में अगर 25 भी बच्चे 5 भी बच्चे करके तो पढ़ाया जा सकता था। हमें तो लगता है, हो सकता है सरकार को नहीं लगता हो कि इतने सारे बच्चे आएंगे तो कोरोना फैलेगा। उन लोगों का दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब थोड़ी है। मेरे अनुसार तो अगर क्लास में कोरोना फैल सकता है तो एग्ज़ाम में भी फैल सकता है। हो सकता है कि उन लोगों के अनुसार कोई ऐसा नियम हो जिसमें एग्ज़ाम में न फैले, क्लास में फैल जाए। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो रहा है उसमें न फैले, क्लास में फैल जाए। उन लोगों की अपनी पर्सनल, आज के डेट में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, सब लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक ही बात है, सब लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। पब्लिक परेशान है,
पब्लिक पे क्या गुजर रहा है, उनसे इन सारी चीज़ों से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता, बस यही नारा चल रही है सरकार की। सारे जितने भी नेता मंत्री पदाधिकारी हैं, सब लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। सब लोग बोलते हैं कि भाई पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन पे सरकार इतनी खर्च कर रही है, लेकिन वो खर्च किस काम का, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यही सब करना है, शिक्षा की नैया को डुबाना है, इसको बर्बाद करना है, सारे को दिलों और दिमाग से अपाहिज बनाना है, फिर इसका क्या मतलब है। और ये जो स्तर रह गया है पेपर का, तो सरकार वाले लोग उसमें तो बहुत बैठे बैठे शिक्षा के जानकार लोग बैठे हुए हैं। जो स्तर रह गया एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम ये पेपर के अकॉर्डिंग पास करने वाले क्या कभी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रश कर सकते हैं? वो कभी क्रैक कर ही नहीं सकते हैं, वो कभी किसी भी एंट्रेंस में पास हो ही नहीं सकते हैं जी। शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है। बस सरकार का एक ही नीति है, शिक्षा को ख़त्म करना, शिक्षा को एकदम सबको दिमाग से अपाहिज बनाना। ना कोई पढ़ेगा, ना कोई बढ़ेगा, ना ही कोई क्वेश्चन करेगा, ना ही किसी को आंसर। बस ऐसे ही अपनी काम चलती रहेगी। और एक चीज़ पर विशेष मैं बताना चाहूँगा कि ये सरकार, जो सरकार है, ये जब किसी भी चीज़ में असफल हो रही है तो अपनी मतलब वो कर्म को छिपाने के लिए ये लॉकडाउन हुआ, ये डे कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, ये सब ही लगा रही, बस अपनी कमी को बस छिपाने के लिए। और ये तो बहुत बढ़िया एक बहाना भी मिल गया हो, चाहे नीतीश हो, योगी हो, मोदी हो, ये सब लोगों को बहाना मिल गया, भाई लॉकडाउन लगा दो ना, कोई कुछ मांगेगा नहीं, घर में सोया रहेगा, हमारा काम बनता रहेगा। बस सारे लोग का यही नियम है। इससे समस्या का समाधान थोड़ी ना होने वाला है। कब तक लॉकडाउन लगाइएगा, पहले हमको ये आप बता दीजिए। हमेशा अगर ऐसे आप लॉकडाउन लगाते रहे, कितना दिन तक लगाइएगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल? ऐसे ऐसे 25 बीमारियां अभी आने वाली है। लगाइए लॉकडाउन, कितना लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन से इस समस्या का समाधान हो जाता है तो डोंट माइंड, कोई बात नहीं, लगाते रहिए, सब लोग झेलेंगे ऐसे ही जैसे झेल रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन बिल्कुल गलत है, मेरे तरफ से 1% भी सही नहीं है। सर, क्या आप संदेश देना चाहिएगा सरकार और सिस्टम को, जो भी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, या फिर सरकार के जो भी लोग हैं, उनसे क्या आप संदेश देना चाहिएगा? जो भी शिक्षण संस्थान अभी बंद किया गया है, उन लोगों से कहने का मतलब कि सिखाया और बताया उसको जाता है जो समझने के लिए तैयार होता है। सरकार किसी की सुनेगी? मीडिया वाले लोग किसी की सुनेंगे? ये लोग तो बस अपनी सच्चाई को छिपा देंगे। और जितने भी बरगलाने वाला, ये मीडिया वाले लोग किसके पास जाते हैं? मीडिया वाले लोग उसके पास जाते हैं जिसके पास पब्लिसिटी है, जिसको लोग जानते हैं, बस उन्हें अपना काम बनाना है। सरकार कहाँ किसी की सुनती है? उसको क्या सुनाना है? आप बोलिएगा बस, जैसे कोई गूंगा बहरा बैठा है वैसे सरकार के सारे नेता मंत्री लोग बैठे हैं। उनको क्या मतलब है? पब्लिक से क्या मतलब है? हमारी ये स्पीच कोई थोड़ी ना सुनेगा। बस उनको लगेगा कि कोई पागल बात कर रहा है, बस वैसे ही सुन के अस्थिर हो जाएंगे। मीडिया वाले लोग किसके पास जाते हैं? मीडिया वाले, चाहे एबीपी न्यूज हुआ, चाहे आज तक हुआ, कितने भी बड़े चैनल, ये लोग मेरे पास थोड़ी आएंगे। ये लोग बस उन लोगों के पास जाएंगे जिनकी पब्लिसिटी है। कोई साइकिल चला रहा है, उनके पास जाएंगे, और जो मुद्दा की बात कर रहे हैं उनके पास नहीं जाएंगे। हक के लिए नहीं बात करेंगे। सही बात है जी। सर, आप काफ़ी दिनों से आपका अनुभव है सर, आप फिजिक्स के क्लास चलाते हैं महाराजगंज में, को संघर्ष करना पड़ा अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए। पूरी लाइफ जितना दिन से आदमी कर रहा है, संघर्ष से संघर्ष रहा, और संघर्ष से कोई भागने वाला थोड़ी ना है। लेकिन दुखी करने वाला जो मुद्दा है यही सब है। सरकार वाले लोग किसी की बात नहीं सुनेंगे, मीडिया वाले लोग वैसे चीज़ों को कभी उछालेंगे ही नहीं जो रियल है। आज जितने हाल तो आप एक दिन कोई भी ट्यूटर, चाहे वो महाराजगंज, सिवान, छपरा का कोई भी ट्यूटर हो, एक दिन क्लास लेते हुए पकड़ा गया, सर कोरोना की धजिया उड़ा रहे हैं। और डेली प्रैक्टिकल के एग्जाम में कोरोना की वो धजिया उड़ रही है, लेकिन एक आदमी भी इस पर बोलने वाला नहीं है। वैसे मीडिया वाले लोगों को ना, अब क्या हम बताएं, बस पब्लिसिटी करना है, सही बात दिखाना नहीं है, केवल गलत बात को बताना है। सर, क्या कारण है कि जो भी बच्चे आपके द्वारा पढ़ते हैं वे बोर नहीं हो पाते हैं, मनोरंजन करते हुए पढ़ते हैं? सारा मनोरंजन के तो सरकार धजिया उड़ा दी है। क्या हम मनोरंजन कराएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे? सारे शिक्षक की वो हाल हुआ है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सब लोग परेशान हैं इन कोरोना और लॉकडाउन से।
सरकार को कहाँ, सरकार सुनती ही नहीं किसी की, सरकार को बस अपना काम बनाना है। पब्लिक हमारे जैसे कितने शिक्षकों का न्यूज़ बना और कहाँ कोई सुनता है, इस पर ध्यान कहाँ कोई देता है। बड़े बड़े लोग हैं भाई, हम लोग ऐसे शिक्षक की बात पर कौन ध्यान देता है। वो लोग बड़े लोग हैं, किसी की बात सुनेंगे थोड़ी। जितना भी नेता मंत्री हैं वो लोग अपना काम करते हैं भाई, बड़े लोग हैं, बड़ी सोचें हैं। जनता तकलीफ से मरे, इससे उन लोगों को क्या होना जाना है। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं डेली खबर बिहार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कस्तूरबा पंचायत में। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि प्रायोगिक परीक्षाएं देकर लौटे हुए हैं अपने विद्यालय से। गोरख सिंह एक विद्यालय के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम खास बातचीत करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि सरकार का निर्देश आया है, बिहार सरकार जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, वे दिशा निर्देश पदाधिकारीगण को और प्रशासन के जो भी पदाधिकारी हैं उनको दिए हैं कि शिक्षण संस्थान जो भी चल रहे हैं उनको बंद रखना है, और जो लोग चलाते हुए वेरिफिकेशन के क्रम में पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस संस्थान को भी साथ ही साथ सील कर दिया जाएगा। तो चलिए हम बात करेंगे सुजीत जी से। सबसे पहले बताइए कि आप किस विद्यालय से परीक्षा देकर लौटे हैं? हम गोरख सिंह कॉलेज महाराजगंज से प्रायोगिक परीक्षा देकर लौटे। कितने बच्चे के साथ में आप बैठकर परीक्षा दे रहे थे या फिर एक बेंच पर एक ही बच्चे बैठ रहे थे? नहीं, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। एक बेंच पर 5-6 बच्चे बैठकर मास्क सभी लगाए थे? 100 बच्चे नहीं लगाए थे। क्या आप कोचिंग में जाते हैं? नहीं, कोचिंग तो बिहार सरकार के दिशा निर्देश के तहत बंद है। बंद है? कोचिंग संस्थान सभी बंद है। तो फिर परीक्षा कैसे हो रही है? जो भी प्रायोगिक परीक्षाएं है और एक बेंच पे 5-5 बच्चे बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का धज्जियां उड़ाई जा रही है? ये तो है, हमारे बिहार राज्य के लिए सरकार थोड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो यहाँ की सिर्फ शिक्षा संस्थान को ही बंद कर रही है। यहाँ के मॉल, रेस्टोरेंट, बाजार आदि को बंद नहीं करे। इसका मतलब कि वो अपने राज्य के लोगों को मूर्ख बना रही है और यहाँ की जितना भी शिक्षा सेवा है सबकी धज्जियां उड़ा रही है। आप बताइए कि कब से आपका एग्जाम है? एग्जाम होगा या नहीं होगा जो इंटरमीडिएट का है? वो होगा, क्योंकि सरकार कब से है? 1 फरवरी से। बताइए कि वहाँ कितने बच्चे एग्जाम में देने जाएंगे सेंटर पे? वहाँ तो हजारों लाखों की संख्या में बच्चे जाएंगे। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, लेकिन क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैल सकता है? फैलेगा, जरूर फैलेगा। जहाँ इकट्ठा भीड़ होगा ज़्यादा फैलेगा। क्या आपको लगता है कि पढ़ाई आप कोचिंग संस्थान बंद है तो पढ़ाई आप किए हैं? पढ़ाई हुआ है, उसी तरह अच्छा से नहीं हुआ है। अच्छा से नहीं हुआ है तो कैसे एग्जाम फिर दीजिएगा? उसी तरह देंगे एग्जाम। अब सरकार ले रही है तो देना ही पड़ेगा। एक बात बताइए, वहाँ जो मूर्ख सरकार है, जरा सोच ले कि जब बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम किस बात की, और वहीं पर अधिकारीगण कैसे एग्जाम दिलवाएंगे? क्या चीट से पास हो जाएगा जब पढ़ाई नहीं किए हैं तो? नहीं, चीट से नहीं होंगे, उसी तरह जितना आएगा लिखेंगे उसी तरह। तो क्या सरकार से आप मांग करना चाहिएगा? सरकार से बस इतना चाहते हैं कि या कोई एग्जाम का डेट आगे बढ़ाए या कोचिंग संस्थान खोले। तो इनका मांग है कि कोचिंग संस्थान खोला जाए या फिर डेट आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं एग्जाम सेंटर पर पहुँचेंगे और वहाँ कुलियान जो है, जैसा कि इनसे बात हुई कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। गोरख सिंह जो विद्यालय है, इंटर के जो भी छात्र आए थे प्रैक्टिकल का एग्जाम देने बिना मास्क के आए थे। चलिए, हमारे साथ बच्चियाँ मौजूद हैं, कुछ उनसे हम बात करते हैं। क्या आप प्रैक्टिकल का एग्जाम दी हैं? एक बेंच पे कितने बच्चे उसमें? 5 बच्चे बैठे थे। पूरे विद्यालय में कितने बच्चे आए थे? हजारों की संख्या में। एक बात बताइए कि जिस विद्यालय में प्रायोगिक की एग्जाम हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का धज्जियां उड़ाई जा रही है और कोरोना हो सकता है?
यानी कि जो सरकार का निर्देश है कि शिक्षण संस्थान बंद करना है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी पढ़ाई बहुत पीछे हो रही है। जी, किस विद्यालय में आप पढ़ती हैं? तो आप बताइए कि जो भी सरकार के जो व्यवस्था है, वो सिस्टम है, क्या आप उससे सवाल करना चाहिए? हम यही सवाल करना चाहेंगे कि हमारी एग्जाम का डेट आगे बढ़ाया जाए या फिर कोचिंग संस्था को खोला जाए। जी, क्या क्या आपको समस्याएं हो रही हैं पढ़ाई के क्रम में? बहुत सारी समस्याएं हैं, हम सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जी, तो फिर एग्जाम कैसे दीजिएगा? हम वैसा ही देंगे। वैसा ही। हाँ, तो क्या करेंगे अब जब कोचिंग सब बंद है तो क्या करेंगे? वैसा ही देंगे, तो आएगा वही देंगे। एक बात बताइए कि जो काम हो रहा है आपके प्रायोगिक एग्जाम में, क्या जो भी कोचिंग संस्था है उसमें आप एक बेंच पे एक एक बच्चे बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, और क्या उसमें कोरोना सबको हो जाएगा? और जो भी एक बेंच पे 5-5 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं विद्यालय में, क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा है? तो और अधिक पढ़ेंगे, जहाँ ज़्यादा भीड़ होगा तो और अधिक फैलेगा। तो ये सरकार जो है चला के या मूर्ख है? कैसे? मतलब जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा, जहाँ पढ़ाई होगा वहाँ कोरोना फैलेगा। तो एक बात बताइए कि चुनाव के समय तो सरकार इस पे ध्यान रैलियां करता है, और शिक्षण संस्थान में जो भी है कि बंदिश, जो लगातार बंद क्लास हो रहा है शिक्षण संस्थान, इस पे नहीं सरकार का ध्यान है कि रैलिया में क्या कोरोना भाग जाता है, और शिक्षण संस्थान और खासकर एग्जाम के समय बिना पढ़े हुए जो भी बच्चे हैं वे एग्जाम जब देते हैं तो क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है उस समय? बहुत सारी समस्याएं, क्या फ्यूचर पे प्रभाव पड़ता है भविष्य में? बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए और भी एक हमारे साथ छात्रा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अपना स्कूल का नाम बताइए। किस इसी साल एग्जाम है? कब से है? 1 फरवरी से। तो क्या तैयारी आपकी हुई है? कुछ तैयारी नहीं हुई है। जी, कोचिंग से नहीं हुई है? कोचिंग संस्था तो बंद किया जा रहा है। बंद है? हाँ। बंद है तो फिर कैसे तैयारी? नहीं, जब तैयारी है तो कैसे एग्जाम दे पाइएगा? अब जैसे आएगा वैसे देंगे। एक बात बताइए कि जो प्रैक्टिकल का आपने एग्जाम दिया, उसमें बताइए कि कितने आपके साथ बच्चे बैठे थे, या अगर बैठे भी थे तो क्या कोविड प्रोटोकॉल का वहाँ पे धज्जियां उड़ाया जा रहा था? हजारों की संख्या में बैठे थे। तो क्या उससे आपको लगता है कि कोरोना फैल सकता है? बिल्कुल फैलेगा। कैसे फैलेगा? वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। अच्छा, तो ये काम तो सरकार ऐसे भी कर सकती है। शिक्षण संस्थान जो भी कोचिंग संस्थाएं हैं, बच्चे अपने परीक्षा की तैयारी भी तो कर सकते हैं। 1 माह अभी समय है। अब 1 माह में क्या करेंगे? इतने दिनों से तो हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो भगवान भरोसे फिर एग्जाम पास करेंगे। अच्छा, क्या क्या समस्याएं पढ़ाई के क्रम में होती है आप लोगों को? बहुत सारी समस्याएं, हम लोग खुद से पढ़ते हैं और इतना नहीं समझ पाते जितना टीचर समझाते हैं। जी, यानी कि इनका साफ तौर पे कहना है कि हम उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं जिस तरीके से क्लासरूम में हम पढ़ाई करके समझते हैं, और सवाल भी कि वही डिस्कस करना हो तो किससे सवाल हम करेंगे जब शिक्षण संस्थान ही बंद है। चलिए एक और छात्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया कुमारी है। किस बोर्ड में पढ़ती हैं? मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ। एग्जाम दे कर रही हैं? हाँ, कौन सा एग्जाम? प्रैक्टिकल एग्जाम। किस विद्यालय से? गोरख सिंह कॉलेज में। क्या आपका कोचिंग चालू है? नहीं, बंद हो गया है। कब से बंद? लगभग 1 महीने से। जी, तो बताइए कि कैसा तैयारी हुआ है एग्जाम के लिए? 1 फरवरी से तो आपका एग्जाम है इंटरमीडिएट का, तो कैसा तैयारी है? कैसा एग्जाम में क्या लिख पाएंगी? नहीं, जितना मतलब कि तैयारी हुआ है उतना लिखेंगे। अच्छे से नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने पहले ही लॉकडाउन का लगा दिया है। तो फिर कैसे लिख पाइएगा? जब चीटिंग करके? चीटिंग नहीं करेंगे, पढ़ाई हुआ है और सब चीज़। यानी भगवान भरोसे? हाँ, ये भगवान भरोसे ही होगा। तो मेरा नाम काजल कुमारी है।
कब एग्जाम आपका है? 1 फरवरी से एग्जाम है। 12th की आप छात्रा हैं? जी हाँ, 12 के साथ। क्या प्रायोगिक की एग्जाम आपने दे दिया है? हाँ, दे- क्या आपका तैयारी हुआ था? तैयारी तो हुआ लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसमें। क्यों नहीं हुआ? सुजीत सर इधर तक कर। सिलेबस इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ कि पहला ही लॉकडाउन लग गया और सब संस्था बंद हो गया कोचिंग। तो शिक्षण संस्थान बंद है या खुला है? बंद हो गया है। तो बताइए, बंद है तो क्या प्रायोगिक की जो एग्जाम चालू है और आपने एग्जाम देकर आया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रोटोकॉल का उसमें उल्लंघन हो रहा है, या वो भी शिक्षण संस्थान के ही अंतर्गत महाविद्यालय आता है? जी हाँ, वो तो आता ही है लेकिन वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो रहा है। तो जैसे मन करे वैसे बैठ रहे, एक बेंच पे 2-4 बच्चे बैठ रहे हैं, कोई मास्क लगाकर नहीं बैठता है। जी, ये बताइए कि इस बार का एग्जाम आपका कैसा जाएगा, क्या तैयारी? तैयारी तो उतना नहीं है लेकिन फिर भी कुछ है, जैसा होगा वैसे ही हम लोग करेंगे, जैसा तैयारी होगा वैसे ही एग्जाम देंगे। कितने की संख्या में एग्जाम देने वहाँ बच्चे पहुँचेंगे सेंटर पे? लाखों की संख्या में पहुँचेंगे। कि आपके आसपास में कितने बच्चे बैठे हुए थे और कितने दूरी पर बैठे हुए थे एक बेंच पे? एक बेंच पे 4-5 बच्चे बैठे थे। क्या बिना मास्क का एंट्री क्लासरूम में है? नहीं, वो टीचर लोग बोल ही रहे थे मास्क लगाने के लिए, लेकिन सब बच्चे मास्क नहीं लगाए थे। ये बताइए कि शिक्षण संस्थान से क्या एक भी बच्चे संक्रमित हुए हैं? इतना तो मुझे पता नहीं है संक्रमित हुए हैं कि नहीं। क्या कोरोना फैल सकती है इससे? हाँ, फैल तो सकता है, जब भीड़ हुआ तो कोरोना तो फैलेगा ही। तो फिर भीड़ तो होगा, जब एग्जाम देने जाइएगा तभी भी तो भीड़ होगा। हाँ, तो वही तो हम बोलते हैं, जब भीड़ होगा तो कोरोना तो फैलेगा जी, ही। तो उसी भीड़ के लिए कोचिंग संस्थान फिर क्यों बोलते हैं? कोचिंग संस्थान में तो एक बैच में 100 बच्चे पढ़ सकते हैं, अगर ज्यादा 12 से 12 भी होगा। लेकिन एक साथ कैसे महाविद्यालय में बच्चे हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं? तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कॉलेज जब चल रहा है तो एग्जाम संस्था में, कोचिंग संस्था भी खोला जाए, नहीं तो एग्जाम का डेट आगे बढ़ाया जाए। क्या मांग करना चाहिएगा जो भी पदाधिकारीगण है उनसे या फिर सरकार से? सरकार से हम लोग यही मांग है कि डेट आगे बढ़ाई जाए, कोचिंग संस्था खोला जाए। बैठिए। इस वक्त की बड़ी खबर सीवान जिले के मैरवा प्रखंड के बसनौली पंचायत से आ रही है, जहां बसनौली पंचायत के वार्ड संख्या 14 के लोगों ने शौचालय भुगतान के लिए अवैध वसूली का गंभीर आरोप प्रखंड के स्वच्छता कर्मी अरुण कुमार राम पर लगाया। वहीं लोगों ने बताया कि शौचालय की 12,000 राशि मंगवाने के लिए 2,000 रुपए हम लोगों से घूस स्वच्छता कर्मी अरुण कुमार राम मांगता है, और घूस नहीं देने पर स्वच्छता कर्मी मिशन के तहत शौचालय बनाने वाले सैकड़ों लाभुकों का इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं लोगों ने वरीय अधिकारियों से मांग किया है कि स्वच्छता कर्मी अरुण कुमार राम पर उच्च स्तरीय जांच कर विभागीय कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी बिना घूस का काम कराए। अब खबर चलाने के बाद वरीय अधिकारियों द्वारा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है स्वच्छता कर्मी अरुण कुमार राम के खिलाफ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। है परेशानी ये बा कि हम जीविका से पैसा लेके 12,000 रुपया लेके लेटरिन बनवैले बानी, 3 साल हो गए, आज में ना मिलल। 10 वाली ब्लॉक में चक्कर आंधी कटलस, कोनो सुनवाई नहीं। बगनौली वार्ड 14 से हम बोलते काहे गए वहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। तो काहे नहीं हुआ वहाँ पर? इससे जो रिलेटिव है उनको बोले नहीं? बोले तो अरुण कुमार शौचालय में के पैसा मांग रहे हैं 2,000 रुपया। अच्छा, शौचालय के नाम पर? शौचालय के नाम पर बोले थे कि 2,000 रुपया आप दोगी तो हम पैसा आपको 12,000 रुपया देगा। लीला देवी 3 साल हो गए, पैखाना सिफ्टी बनवा ले बड़ी, पैसा शौचालय के नहीं मिलल। काहे ना मिलल? और को बार हम गए बनी ब्लॉक पर, अरुण कुमार पैसा 2,000 घूस मांगत रहन, नहीं पास कर पैसा। अच्छा, अरुण कुमार राम 2,000 रुपया घूस मांगता है शौचालय के बदले। 2,000 देम तब मतलब रहोगा कि 12,000 रुपया मिले।
कितना साल हो गए बनवा? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए बनवा। परेशानी बा? परेशानी ये बा कि हमरा 3 बरस शौचालय के पैसा लेके हम अथी में से जीविका में से लेके हम शौचालय बना लेनी है। हमारा पैसा अभी तक ले ना मिलल। हम सूझ बेच कहाँ से दें? काहे ना मिलल? काहे ना मिलल? हम 50 बेरा गईनी ब्लॉक में, हमरा अरुण कुमार घूस मांगत रहा, हम घूस कहाँ से दी? हैं हम 14 नंबर वार्ड से लेके है इन्हें वार्ड लोग नाम? पैसा दे कलावती। ब्रजेश कुमार जिंदाबाद, सौरा पंचायत जिंदाबाद, पंचायत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, ब्रजेश प्रसाद जिंदाबाद, हमारा मुखिया कैसा हो? हमारा मुखिया कैसा हो? ब्रजेश भाई जैसा हो। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड मुख्यालय के ब्लॉक में। मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ शपथ ग्रहण का कार्य चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आसपास की जरा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो वार्ड मेंबर के प्रत्याशी हैं, मुखिया के प्रत्याशी हैं, जो सरपंच के उप मुखिया के शपथ ग्रहण के लिए तमाम लोग जो है प्रत्याशी लोग का हुजूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाने को कहेंगे कि चारों तरफ की एक बार तस्वीरें दिखा दें। तो इसी के क्रम में हमारी एक मुलाकात हुई रिसौरा पंचायत के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं मुखिया से आनंदी प्रसाद जी, उनसे, और उनके साथ जो समर्थक हैं काफ़ी उत्साहित हैं। तो हम उनसे खास बातचीत का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डेली खबर बिहार न्यूज में मुखिया जी आपका स्वागत है और शुभकामनाएं हमारे तरफ से। हमारे पूरे जनता का जीत हुई है, हमारी जीत नहीं पूरी जनता का जीत है। विकास हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। आप कैसा प्रयास करेंगे कि विकास हो? हाँ जी, हमारा प्रयास रहेगा कि सारे लोगों का विकास हो, सारे लोगों को साथ लेकर चलें। अच्छा, सबका साथ सबका विकास, यही आपका जो है जी, कि नारा है? जी जी। अब बताएं कि जो भी जनता चुनी है, क्या आप आदर्श पंचायत बनाकर उस जनता को दिखाएंगे जो आपके पंचायत की जनता? हम तो अपने प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि इस पर खड़े उतरें, लोगों के अपेक्षा के अनुरूप हम खड़े उतरे और काम करें सही। मैं देख रहा हूँ कि जो हुजूम आपके साथ है काफी उत्साहित है। जी जी। क्या जी। कारण है कि इतना ज्यादा उत्साह देखने को ये मिल लोग रहा है? अब सच्चे दिल से हैं हमारे। अच्छा, हाँ, सच्चे दिल से ये लोग साथ में हैं। यहाँ पे आपने शपथ ग्रहण के दौरान कैसा रहा आपका जो समर्थन है लोगों का, या फिर बात करें कि यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उन लोग? बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों का सहयोग बढ़िया रहा, अच्छा रहा। आपसे अंतिम सवाल, क्या निवेदन करना चाहिएगा पंचायत की जनता से? सभी जनता से हम यही निवेदन करेंगे कि शांतिपूर्वक और आपस में मेल जोल करके रहें और विकास का कार्य हम तो करेंगे। आपके पंचायत में उस स्वास्थ्य केंद्र है? जी जी है। क्या समय से जो भी नर्स या डॉक्टर हैं आते हैं? आते हैं। अच्छा, डॉक्टर तो नहीं आते हैं, नर्स वगैरह लोग। आप प्रयास करेंगे कि आए? एकदम करेंगे, प्रयास रहेगा मेरा। हमारे साथ कुछ इनके समर्थक हैं, रिसौरा पंचायत के आए हुए हैं मुखिया जी के साथ। चलिए उनसे बातचीत का शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताइए सबसे। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है जी। आप उप मुखिया से विजयी हुए हैं? जी सर। निर्विरोध है? निर्विरोध जीता है। क्या निवेदन करना चाहिएगा पंचायत की जो आपकी जनता है? मैं जनता से बहुत स्नेह आग्रह करूंगा कि ये जनता हमको सहयोग दी है पहले से और अब भी दे रही है। मैं उनके बातों पर खड़ा उतरूंगा और विकास का काम करूंगा। क्या आपको लगता है कि मुखिया जी जो है आपका साथ देंगे कि विकास हो आपके पंचायत का उसमें? हाँ, मुखिया जी हमारा साथ देंगे। हम लोग सभी लोग वार्ड और मुखिया जी सभी लोग मिल करके अधिक से अधिक विकास करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या धन्यवाद देना चाहिएगा अपने पंचायत की जनता से? हमें जनता को अधिक से अधिक धन्यवाद देंगे कि जो हम लोगों को सहयोग दिया यहाँ। अच्छा, क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? जैसे हर आदमी का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, प्रत्येक पंचायत के मुखिया कहा कि हमारे पंचायत में ऐसा कुछ खास विकास हो जो बाकी पंचायत के लोग उससे प्रेरणा लें, सीखें। तो कैसे आप आदर्श पंचायत बनवाइएगा अपने पंचायत में? जो भी सड़क की या नल जल की स्थिति है, इंदिरा आवास जो जिनको मिलना चाहिए नहीं है, शौचालय की
जो स्थिति है, क्या इसमें आप सुधार करिएगा? हाँ, मैं सभी मुद्दों पर चाहूँगा कि विकास हो। पहले तो मैं शिक्षा के बच्चों के लिए ज़्यादा शिक्षा मिले, उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। उसके बाद जो शौचालय है, शौचालय की व्यवस्था पर ध्यान दूंगा। और राशन कार्ड बहुत लोगों को छूटा हुआ है, उस पर मैं ध्यान दूंगा कि जो अधिक से अधिक हम लोग बनाएं और सबका लाभ दें। जी, आप हमारे चैनल में अपना बेशकीमती समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी बात जो रिसौरा पंचायत के उप मुखिया और मुखिया जी दोनों लोगों से हुई, और समर्थक से हम आगे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं कामेश्वर कुमार जी, ग्राम रिसौरा वार्ड नंबर 8 के निर्वाचित हूँ जी। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मुखिया जी और उप मुखिया जी, इनको हम लोग बहुत उम्मीद से चुने हैं और ये लोग हमारे उम्मीद पर खरा उतरेंगे, हम यह आशा रखते हैं। क्या आपको लगता है कि जो पूर्व में विकास नहीं हुआ है, पूर्व में जो विकास नहीं हुआ है उस पर भी ध्यान देना है और आगे जो विकास कराना है उस पर भी ये लोग ध्यान दें, हम लोग इनके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि जो मुखिया जी हैं और उप मुखिया तालमेल बैठाकर अच्छे से विकास करेंगे और सिवान जिले में आदर्श पंचायत के रूप में उभरता हुआ आपका पंचायत होगा? तालमेल तो है, तालमेल से ही तो जो निर्विरोध चुना हुआ उप मुखिया जी का, ठीक है। और हमारे गांव के सब जो जनता है उनका स्नेह है इन लोगों के साथ, हम लोग का भी स्नेह इन लोगों के साथ है और इस स्नेह पे लोग खरा उतरेंगे, इतना उम्मीद हम लोग का है। यानी कि आपका कहना है कि 100% हमारा पंचायत जो है विकसित पंचायत बनेगा। जो भी सरकार की योजनाएं आएगी धरातल पे देखने को, न कि कागज पर बल्कि धरातल पे देखने को मिलेगी। हम लोग तो चाहते हैं कि धरातल पर दिखे जी, जो भी आए धरातल पर दिखे और सब लोग को समक्ष हो, कागजी बात सिर्फ ना रहे, इसके प्रयास हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मैं बिगू कुमार तिवारी बोल रहा क्या हूँ। करते हैं? ये तो पढ़ाई करते हैं, साथ में वो मेडिकल पर जो चलाते हैं, मेडिकल शॉप। जी, जो पूर्व के वर्तमान मुखिया जी हैं, क्या आपको लगता है कि 100% आपके साथ रहेंगे? जो भी बिल्कुल 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 इस मुखिया जी से भी काफ़ी उम्मीद है हम लोगों को। हम लोगों को लगता है कि काफ़ी मतलब प्रत्यक्ष रूप से ये काम करेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी तो इन्होंने मतलब कि एक बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी कम खर्च इन्होंने किया। बहुत जगह मुखिया जी लोगों ने बहुत सारा लुटाया, बहुत सारा धन बर्बाद किया, लेकिन काफ़ी मतलब कम कष्ट दे करके, है ना, इन्होंने बहुत लोगों का मत जीता और अंत में इन्होंने विजयी हुए। यानी कि लोग अपने विश्वास पर इनको वोट दिया। बिल्कुल 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 नहीं, इनको विश्वास पर वोट मिला है ना। अब इनकी बारी है और हमें लगता है कि ये पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, है ना, और पंचायत में अच्छा विकास करेंगे। जी, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? अनूप कुमार सिंह। जो मुखिया जी हैं आपके, कैसा आपका सहयोग करते हैं? अभिन के वर्तमान मुखिया तो अभी निर्वाचित हुए हैं जी, इनसे सहयोग की पूर्व में अगर ये सहयोगी नहीं रहते तो जनता इनको बहुमत दे करके विजयी नहीं बनाती। इनको जनता का बहुत अच्छा इनको जी, जनता से इनका मेल मिलाप जो है बहुत अच्छा है। टैगिंग जो है बहुत बढ़िया ढंग से ये रखे हुए हैं, जनता के वादों पे ये खरे उतरे हैं, तभी जाकर के जनता ने इनको अपार बहुमत के साथ विजयी किया गया है इनको। और हमें उम्मीद है कि ये आदर्श पंचायत और युवाओं को साथ लेकर चलेंगे और सबका साथ सबका विकास इनका नारा है, और हम भी कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, यही हमारा भी नारा है। तो जैसा कि हमारी बात हुई जो समर्थक हैं मुखिया जी और उप मुखिया जी का पंचायत रिसौरा पंचायत की जनता का, उनसे चलिए ऐसा तमाम अपडेट हम देते रहेंगे। आप हमारे चैनल में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। पाँच किलो कहियो न दे, मुख्यमंत्री का पावर नहीं क्या हमारे कोटवा ले लेबे तो हां तक हाई कोर्ट दिखा देब उनका 50 गो आदमी साइन कर देगा ना। जिले कोर्ट में फरियाद है, सुप्रीम कोर्ट के बतिया ना रही। दूसरे डीलर का बात बतियाना, मेरा जिस जनता को जोतते हैं कोई नहीं जाता है। अच्छा, सही बात। इस वक्त की बड़ी खबर सीवान जिले से आ रही है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि सीवान जिले के नौतन प्रखंड के मठिया पंचायत का बताया जा रहा है।
इस वीडियो में मठिया पंचायत के राशन डीलर प्रकाश दुबे यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं 5 किलो राशन की जगह 4 किलो ही दूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वहीं राशन डीलर प्रकाश दुबे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज करते हुए यहां तक कह दिया कि उन्हें तो हाई कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा, लेकिन 5 किलो की जगह 4 किलो ही देते रहूंगा। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिला प्रशासन द्वारा इन पे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर डेली खबर बिहार चैनल पर। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जिला के चंगड़ा है ना, तो राजधानी के चंगड़ा में ठीक है। हाँ तो चलो राजधानी का दिखाओ। चलिए दिखा देते हैं राजधानी में लोग दिखाओ। 4 किलो देता नहीं आपको 4 किलो देता बोलो। कहाँ 4 किलो देंगे? 5 किलो दे लो, बात खत्म करो। 5 किलो कहियो न दे, एकदम देना पड़ेगा। देवे का पड़ी, एकदम न दे, एकदम देवे का पड़ी, ना तो छोड़ा का पड़ी। ना दे 5 किलो। अब तो जनता लेगा सर, ले लिया जाए। जनता लेगा, एको जनता ना बोली, एकदम जनता लेगा सर, एको ना बोली, एकदम लेगा सर। इस बात को आप भूल जाइए जो कोई नहीं लेगा। अब जनता 5 किलो लेगा। मुखिया के पॉकेट में आप 2000 मत डालिए, हमको 2000 नहीं चाहिए। बात 5 किलो का 5 किलो ना, हमको 2000 मत दीजिए ना जी। हमारा मांग मजदूर सुन लो पहले, 30,000 रुपया महीना देगा, अब 5 के 5 किलो देगा, हम देंगे तब देगा। हाँ तो तू बतियाएगा तो कौन देगा? तो नहीं पसाएगा आप, जो बतियाएगा उससे बतियाएंगे ये बात। तो ना 5 किलो दीजिए आप। नहीं देंगे 5 किलो, एकदम देना पड़ेगा। एकदम नहीं देंगे, एकदम देना पड़ेगा। जहाँ कहवाओगे वहाँ कहेंगे ठीक बा, नहीं देंगे 5 किलो तो छोड़ेगा पर दूसर कौन उपाय। मुख्यमंत्री का पावर नहीं के हमारे कोर्टवा ले लेबे के। ठीक है बा, ऊ तो हाँ तक हाई कोर्ट दिखा दे उनका एकदम 50 गो आदमी साइन कर देगा ना सर। जिले कोर्ट में फरियाद है, सुप्रीम कोर्ट के बतिए ना रही। साइन नहीं करेगा एकदम 50 गो आदमी साइन करके रखवा दिए हैं। एको नहीं करेगा मेरा, एकदम करवा लेंगे। इस बात को डिक्टो कर देंगे सर। तू दूसरे डीलर का बात बतियाना, मेरा जिस जनता को जोतते हैं कोई नहीं जाता है। अच्छा सही बात है, वो तो पता है। एक किलो अभी बोले हैं काट लेंगे, ये जोतते हैं, ये कोई मतलब हुआ? आप 5 किलो दीजिए ना। हम कह रहे हैं यहाँ से जाओ। काहे लिए जाएंगे? प्रतिनिधि है, हम तो कुर्सी लगा के बटवाएंगे सर। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। और यदि सुनो जितना जना आइल बड़ा कटधारी कुर्सी लगा के बैठे बोलो तब ले जे बोलो कि का कर बोलो कुर्सी लगा के बटवाई लो, कुर्सी लगा के बटवाई लो। अब देखा जनता का लटाओ तनी। हां कुर्सी लगवा के बटवाई लो। 5 किलो से केहू कम मत ले जा। 5 किलो सब केहू के हक बा, 5 किलो लेके जाई। हाँ हाँ तो रिजाइन थे। हम सब मेल करें भाई, कोनो दुराई नहीं के। अभी बड़ी खबर सीवान जिले के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां तरवारा स्थित गंडक हाई स्कूल के 10 कदम आगे मिश्रा पुस्तक भंडार के ठीक सामने एक बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। बता दें कि एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी बाइक के सामने अचानक एक स्कूल का बच्चा सामने आ गया, जिसके बाद बाइक चालक स्कूली बच्चे को बचाने के लिए एकाएक ब्रेक लिए। ब्रेक लेने के क्रम में बाइक पर सवार 3 लोग गिर गए। 2 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है, लेकिन बाइक पर सवार एक वृद्ध को पैर टूट गया है और सिर भी फट गया है। बता दें कि वृद्ध गंभीर रूप से घायल है, जिसको आनंद फानन में पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि स्कूली बच्चे को कोई हताहत होने की खबर नहीं है। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
कथा सुननी पड़ी, तो उस तोते ने कहा हमें भी कथा सुनाइए। आप देख रहे हैं डेली खबर बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां सीवान जिले के मैरवा प्रखंड के थाना रोड स्थित राम जानकी मंदिर में श्री भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे दिन की कथा में अयोध्या के पंडित कान्हा जी महाराज के माध्यम से श्रोतागण को सुनाया गया। श्री भागवत महापुराण कथा का आयोजन श्रीमती रमावती देवी, शांति देवी, मंजू देवी और बबीता देवी के माध्यम से करवाया गया, जिसमें काफी मात्रा में श्रद्धांजलु आनंद उठा रहे हैं कथा का। जानना है, उनकी कथा सुननी पड़ी, तो उस तोते ने कहा हमें भी कथा सुनाइए। राधा रानी ने कहा यहाँ नहीं, जो दुनिया के सबसे पहले प्रवक्ता हैं, आपको पता दुनिया का सबसे बड़ा प्रवक्ता कौन है, कथावाचक कौन है, किसी को मालूम है? दुनिया के सबसे अच्छी कथा कहने वाले प्रवक्ता यदि कोई है तो भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ से कोई अच्छी कथा नहीं कहता। बड़ी सुंदर कथा कहते हैं भोलेनाथ। तो राधा रानी ने कहा मैं तुम्हें भगवान शिव से कथा सुनाऊंगा। और राधा रानी से कहा राधा रानी ये किनका नाम है? तो जब भी राधा रानी तोता को साथ में लेती तो वही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यम प्रव्रजन्त मनुपेद मपेद कृत्यम्। ऐसे हैं जो 16 वर्ष के थे, जो भागवत जी के मुख्य वक्ता हैं, और जन्म लेते ही जो पिताजी के बुलाने पर भी उनके नहीं जन्म लेते। गोलोक धाम में श्री राधा रानी जी ने एक तोता पाला, इसलिए कि राधा रानी कहती कि जब भी मैं राधा रानी तोता को साथ में लेती तो वही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यम प्रव्रजन्त मनुपेद मपेद कृत्यम्। सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड मुख्यालय में आज जीते हुए प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण करवाया गया, जहां महाराजगंज प्रखंड कार्यालय में कई पंचायतों के जीते हुए जनप्रतिनिधि शपथ ग्रहण करने आए हुए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रखंड महाराजगंज के चारों तरफ सुरक्षा कर्मी लगाए हुए थे, ताकि किसी तरह की दंगा फसाद जैसे मामले न आए, शांतिपूर्ण ढंग से शपथ ग्रहण हो सके। इसी के क्रम में हमारी मुलाकात जिगराव पंचायत के मुखिया अखिलेश कुमार प्रसाद और उप मुखिया अखिलेश राम से हुई। बता दें कि जिगरावा पंचायत के मुखिया अखिलेश कुमार प्रसाद जी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जिगरावा पंचायत के पूर्व सरपंच विद्याभूषण सिंह, जिगरावा पंचायत के नवनिर्वाचित बीडीसी गुड्डू प्रसाद जी और जिगरावा पंचायत के वार्ड सदस्य और पंचायतवासी शामिल हुए। देखिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम की खास रिपोर्ट अखिलेश कुमार प्रसाद जी की, जिगरावा पंचायत के जो कि मुखिया हैं। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज प्रखंड मुख्यालय पे। हमारे साथ अभी मुखिया और उप मुखिया जिगरावा पंचायत के हैं और समर्थक उनके मौजूद हैं। उनके स्वागत करने के लिए फूलमाला से भी स्वागत समर्थकों ने किया और ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही है। तो चलिए सीधा हम लेकर चलते हैं मुखिया जी के पास। सबसे पहले नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज प्रखंड मुख्यालय पे। हमारे साथ अभी मुखिया और उप मुखिया जिगरावा पंचायत के हैं और समर्थक उनके मौजूद हैं। उनके स्वागत करने के लिए फूलमाला से
भी स्वागत समर्थकों ने किया और ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही है। तो चलिए सीधा हम लेकर चलते हैं मुखिया जी के पास। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और शुभकामनाएं आपको जीत की। जी नमस्कार बा, हम अखिलेश कुमार जिगराहा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया। तमाम जनता जनार्दन को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। नया साल के भी साथ साथ मुबारकबाद है जी। आगे सभी जनता जनार्दन को हमारे तरफ से बहुत बहुत से बधाई है। ठीक है जी। आप जब शपथ ग्रहण कर रहे थे उस क्रम में जो भी पदाधिकारीगण है ब्लॉक के, कैसा सहयोग आपको मिला? बहुत बढ़िया सहयोग मिला है जी। हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार किए हैं सब। ये आपके साथ जो हुजूम अभी खड़ी है जी जी, कैसा क्या धन्यवाद उन लोगों के लिए देना चाहिएगा जो आपको नेतृत्व करने का पंचायत की जनता ने आपको मौका दिया? बहुत अच्छा सभी जनता मिलकर सहयोग किया हमको और हमारे उप मुखिया को चुनने में बहुत से सहयोग मिला है। सभी वार्ड सदस्य हैं, सब अपने अपने मत देकर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए हैं। बताइए कि किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे थे? विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे पहला मुद्दा क्या आपका रहेगा? जनता पंचायत में अभी तो पंचायत भवन नहीं है, अभी नहीं है। जो भी है हमारा लक्ष्य है विकास करना। विकास के लिए जनता हमको चुनी है उस पर मैं खड़ा रहूँगा विकास के प्रति। जी जी। जैसा कि अखिलेश कुमार प्रसाद जी मुखिया से हमारी बात हुई जिगराहा पंचायत की, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी सरकार से योजनाएं आएगी उसको धारा तल पे हम ला कर दिखाएंगे, न कि कागज़ पे। और हमारे साथ उप मुखिया भी जिगराहा पंचायत के मौजूद हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और शुभकामनाएं हमारे चैनल के तरफ से आपको उप मुखिया बनने के लिए। धन्यवाद। वार्ड सदस्य जो भी हैं आपके पंचायत के, कैसा समर्थन आपको दिए? बहुत बढ़िया दिए हैं हमको। अच्छा, पंचायत निर्विरोध हमको चुने हैं जी। पंचायत की जनता जो आपको नेतृत्व करने का मौका दी है, क्या आप कार्य तालमेल बैठाकर काम करना चाहेंगे? जो मुखिया जरूर करेंगे जी, जरूर करेंगे। क्या धन्यवाद देना चाहिएगा जो भी वार्ड सदस्य आपको चुने हैं उन लोगों को, और पंचायत की जनता से क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए हम लोग के पास में काम आएगा, हम लोग सबको काम देंगे। हम लोग संग में दिल मिल के काम करेंगे हम लोग हैं, और शिकायत का मौका नहीं देंगे हम लोग जी। यानी जो भी राशन कार्ड, पेंशन, जो भी समस्याएं हैं लोगों की, आप निवारण करने का काम जरूर करेंगे हम लोग, जरूर करेंगे हम लोग जी। चलिए हमारे साथ सरपंच साहब जो पूर्व में सरपंच रहे हुए हैं वे हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मुखिया जी का स्वागत किया इन्होंने, तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ मेरे तरफ से। आपने मुखिया जी का स्वागत किया, क्या संदेश देना चाहिएगा? कैसा कार्य आगे होगा और आपके सहयोग और मुखिया जी के जो कॉम्बिनेशन बीच का है, कैसे आप लोग लाभ मंगवाएंगे? हम लोग तो दोनों आदमी, आज अखिलेश भाई भी मुखिया हुए हैं, हम लोग सब लोग ग्राम पंचायत में साथ में ही हम भी मुखिया का चुनाव लड़े थे। इसके पहले हम सरपंच थे जी। इस बार मुखिया का चुनाव लड़े, किसी कारणवश हमारा चुनाव नहीं निकला, मेरे भाई का निकला, अखिलेश भाई का। तो इसमें हम लोग आए कि आज शपथ ग्रहण था, उनके शपथ ग्रहण में हम लोग शामिल हुए। उनको अपने तरफ से जितना सहयोग हुआ हम लोग किए कि आगे चल के हमारे पंचायत का विकास करें, हम लोग इनका साथ देंगे। यानी साथ देंगे, जो भी समस्याएं होगी इनकी उसमें कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। अदम इसमें कोई नहीं रोक सकता है जी, और योजनाओं का लाभ मिलेगा। अदम सबको मिलेगा जी। तो ऐसा हमने कई इंटरव्यू भी कई मुखिया प्रत्याशी का किया है, लेकिन ऐसा हमको देखने को मिला कि ऐसा पहला इंटरव्यू है जो पूर्व सरपंच साहब हैं और मुखिया प्रत्याशी थे, उनसे हमारी बात हुई और उनका मुखिया जी का स्वागत किए। आप हमारे चैनल में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आपको भी मेरे तरफ से धन्यवाद। प्रत्याशी जो हैं ये जीते हुए हैं, इनकी माताजी जीती हुई हैं जो चंद्रावती देवी चरपाई छाप थी, और वे इनके लड़के हैं गुड्डू जी। चलिए उनसे बात करते हैं। अभी
जो मुखिया जी का स्वागत किए और शपथ ग्रहण में शामिल हुए। सबसे पहले हमारे चैनल डेली खबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके भी चैनल को हम धन्यवाद देते हैं और मेरे सहयोगी जितना भी थे सब किसी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे हम लोग अपने पंचायत के विकास के लिए हम लोग लड़े हैं। हम लोग जितने भी वार्ड समिति और मुखिया हैं हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। अपने पंचायत को विकास के लिए हर पहलू पर हम लोग चलेंगे और विकास करेंगे। जी, अब बताएं कि जो मुखिया जी जीते हुए हैं अखिलेश जी, और दोनों तो अखिलेश जी हैं, मुखिया और उप मुखिया जी ग्राम पंचायत के, आप भी बीडीसी आपकी माता जी हैं, तो क्या उन लोगों कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे और विकास? जी एकदम कॉम्बिनेशन बना कर चलेंगे। हम लोग साथ साथ रहकर काम करेंगे, हर काम में हम लोग साथ रहेंगे। क्या संदेश देना चाहिएगा अपने पंचायत की जनता को? पंचायत को जनता को यही संदेश देंगे कि हम लोग काम पे खड़े उतरेंगे। कोई भी विकास हो चाहे कोई भी काम हो हम लोग संग मिलकर उस काम को हम लोग करेंगे। ऐसा माना जाता है कि बीडीसी जो है अपनी सीट बेचने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें क्या आप कहना चाहिएगा? आप तो कहीं ऐसा नहीं। हम यही कहना चाहेंगे, ये तो बात सब किसी को कहते हैं कि हाँ बेच देते हैं सीट लोग, लेकिन वैसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग विकास के लिए जीते हैं जी। हम लोग विकास के लिए जीते, हम लोग विकास करेंगे। जो भी प्रमुख का फंड होगा हम लोग उनसे हम लोग लाएंगे। हम लोग निस्वार्थ होकर हम लोग वोट दे रहे हैं प्रमुख के लिए। हम लोग विकास लेंगे उनसे। हम लोग का कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का विकास चाहिए। यानी कि साफ तौर पे जो चंद्रावती देवी बीडीसी चुनाव में विजयी हुई हैं, उनका जो पुत्र हैं गुड्डू जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी पंचायत की जनता समस्या लेकर आएगी हम निवारण उसका 100% करेंगे, और जो भी सहयोग होगा हम अपने मुखिया और उप मुखिया से लेंगे, और हम लोग मिलकर आदर्श पंचायत बनाएंगे अपने पंचायत को। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हम ऐसा तमाम अपडेट देते रहेंगे। ब्रजेश कुमार जिंदाबाद, पंचायत जिंदाबाद, पंचायत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रजेश प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो? भाई जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? ब्रजेश भाई जैसा हो। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड मुख्यालय के ब्लॉक में। मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ शपथ ग्रहण का कार्य चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आसपास की जरा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो वार्ड मेंबर के प्रत्याशी हैं, मुखिया के प्रत्याशी हैं, जो सरपंच के उप मुखिया के शपथ ग्रहण के लिए तमाम लोग जो है प्रत्याशी लोग का हुजूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाने को कहेंगे कि चारों तरफ की एक बार तस्वीरें दिखा दें। तो इसी के क्रम में हमारी एक मुलाकात हुई रिसौरा पंचायत के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं मुखिया से, आनंदी प्रसाद जी, उनसे, और उनके साथ जो समर्थक हैं काफ़ी उत्साहित हैं। तो हम उनसे खास बातचीत का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डेली खबर बिहार न्यूज में मुखिया जी आपका स्वागत है और शुभकामनाएं हमारे तरफ से। हमारे पूरे जनता का जीत हुई है, हमारी जीत नहीं पूरी जनता का जीत। विकास हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। आप कैसा प्रयास करेंगे कि विकास हो? हाँ जी, हमारा प्रयास रहेगा कि सारे लोगों का विकास हो, सारे लोगों को साथ लेकर चलें। अच्छा, सबका साथ सबका विकास, यही आपका जो है कि नारा है? जी जी। अब बताएं कि जो भी जनता चुनी है, क्या आप आदर्श पंचायत बनाकर उस जनता को दिखाएंगे जो आपके पंचायत की जनता? हम तो अपने प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि इस पर खड़े उतरें। लोगों के अपेक्षा के अनुरूप हम खड़े उतरे और काम करें सही। मैं देख रहा हूँ कि जो हुजूम आपके साथ है काफी उत्साहित है। जी जी। क्या कारण है कि इतना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है? ये लोग सच्चे दिल से हैं हमारे। अच्छा। हाँ, सच्चे दिल से ये लोग साथ में हैं। यहाँ पे आपने शपथ ग्रहण के दौरान कैसा रहा आपका जो समर्थन है लोगों का, या फिर बात करें कि यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उन लोग? बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों का सहयोग बढ़िया रहा, अच्छा रहा। आपसे अंतिम सवाल, क्या निवेदन करना चाहिएगा पंचायत की जनता से? सभी जनता से हम यही निवेदन करेंगे कि शांतिपूर्वक और आपस में मेल जोल करके रहें और विकास का कार्य हम तो करेंगे। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है?
जी जी है। क्या समय से जो भी नर्स या डॉक्टर हैं आते हैं? आते हैं। अच्छा, डॉक्टर तो नहीं आते हैं, नर्स वगैरह लोग। आप प्रयास करेंगे कि आए एकदम समय करेंगे, से? एकदम करेंगे, प्रयास रहेगा मेरा। हमारे साथ कुछ इनके समर्थक हैं, रिसौरा पंचायत के आए हुए हैं मुखिया जी के साथ। चलिए उनसे बातचीत का शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताइए सबसे मेरा पहले। नाम ब्रजेश कुमार है। जी, आप उप मुखिया से विजयी हुए हैं? जी सर। निर्विरोध हैं? निर्विरोध जीता है। क्या निवेदन करना चाहिएगा पंचायत की जो आपकी जनता है? मैं जनता से बहुत स्नेह आग्रह करूंगा कि ये जनता हमको सहयोग दी है पहले से और अब भी दे रही है। मैं उनके बातों पर खड़ा उतरूंगा और विकास का काम करूंगा। क्या आपको लगता है कि मुखिया जी जो है आपका साथ देंगे कि विकास हो आपके पंचायत का उसमें? हाँ, मुखिया जी हमारा साथ देंगे। हम लोग सभी लोग वार्ड और मुखिया जी सभी लोग मिल करके अधिक से अधिक विकास करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या धन्यवाद देना चाहिएगा अपने पंचायत की जनता से? हमें जनता को अधिक से अधिक धन्यवाद देंगे कि जो हम लोगों को सहयोग दिया यहाँ। अच्छा, क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? जैसे हर आदमी का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, प्रत्येक पंचायत के मुखिया का, कि हमारे पंचायत में ऐसा कुछ खास विकास हो जो बाकी पंचायत के लोग उससे प्रेरणा लें, सीखें। तो कैसे आप आदर्श पंचायत बनवाइएगा अपने पंचायत में? जो भी सड़क की या नल जल की स्थिति है, इंदिरा आवास जो जिनको मिलना चाहिए नहीं है, शौचालय की जो स्थिति है, क्या इसमें आप सुधार करिएगा? हम सभी मुद्दों पर चाहूँगा कि विकास हो। पहले तो मैं शिक्षा के बच्चों के लिए ज़्यादा शिक्षा मिले, उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। उसके बाद जो शौचालय है, शौचालय की व्यवस्था पर ध्यान दूंगा। और राशन कार्ड बहुत लोगों को छूटा हुआ है, उस पर मैं ध्यान दूंगा कि जो अधिक से अधिक हम लोग बनाएं और सबका लाभ दें। जी, आप हमारे चैनल में अपना बेशकीमती समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी बात जो रिसौरा पंचायत के उप मुखिया और मुखिया जी दोनों लोगों से हुई, और समर्थक से हम आगे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं कामेश्वर कुमार जी, ग्राम रिसौरा वार्ड नंबर 8 के निर्वाचित हूँ जी। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मुखिया जी और उप मुखिया जी, इनको हम लोग बहुत उम्मीद से चुने हैं और ये लोग हमारे उम्मीद पर खरा उतरेंगे, हम यह आशा रखते हैं। क्या आपको लगता है कि जो पूर्व में विकास नहीं हुआ है, पूर्व में जो विकास नहीं हुआ है उस पर भी ध्यान देना है और आगे जो विकास कराना है उस पर भी ये लोग ध्यान दें, हम लोग इनके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि जो मुखिया जी हैं और उप मुखिया तालमेल बैठाकर अच्छे से विकास करेंगे और सिवान जिले में आदर्श पंचायत के रूप में उभरता हुआ आपका पंचायत होगा? तालमेल तो है, तालमेल से ही तो जो निर्विरोध चुना हुआ उप मुखिया जी का, ठीक है, और हमारे गांव के सब जो जनता हैं उनका स्नेह है इन लोगों के साथ, हम लोग का भी स्नेह इन लोगों के साथ है और इस स्नेह पे लोग खरा उतरेंगे, इतना उम्मीद हम लोग का है। यानी कि आपका कहना है कि 100% हमारा पंचायत जो है विकसित पंचायत बनेगा। जो भी सरकार की योजनाएं आएगी धरातल पे देखने को, न कि कागज पर बल्कि धरातल पे देखने को मिलेगी। हम लोग तो चाहते हैं कि धरातल पर दिखे जी, जो भी आए धरातल पर दिखे और सब लोग को समक्ष हो, कागजी बात सिर्फ ना रहे, इसके प्रयास हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मैं विगू कुमार तिवारी बोल रहा क्या हूँ। करते हैं? ये तो पढ़ाई करते हैं, साथ में वो मेडिकल पर जो चलाते हैं, मेडिकल शॉप। जी, जो पूर्व के वर्तमान मुखिया जी हैं, क्या आपको लगता है कि 100% आपके साथ रहेंगे? जो भी बिल्कुल 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 इस मुखिया जी से भी काफ़ी उम्मीद है हम लोगों को। हम लोगों को लगता है कि काफ़ी मतलब प्रत्यक्ष रूप से ये काम करेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी तो इन्होंने मतलब कि एक बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी कम खर्च इन्होंने किया। बहुत जगह मुखिया जी लोगों ने बहुत सारा लुटाया, बहुत सारा धन बर्बाद किया, लेकिन काफ़ी मतलब कम कष्ट दे करके, है ना, इन्होंने बहुत लोगों का मत जीता और अंत में इन्होंने विजयी हुए। यानी कि लोग अपने विश्वास पर इनको वोट दिया। बिल्कुल 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 नहीं, इनको विश्वास पर वोट मिला है ना। अब इनकी बारी है और हमें लगता है कि ये पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, है ना, और पंचायत में अच्छा विकास करेंगे। जी, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? अनूप कुमार सिंह। जो मुखिया जी हैं आपके, कैसा आपका सहयोग करते हैं? अभिन के वर्तमान मुखिया तो अभी निर्वाचित हुए हैं जी, इनसे सहयोग की पूर्व में अगर ये सहयोगी नहीं रहते तो जनता
इनको बहुमत दे करके विजयी नहीं बनाती। इनको जनता का बहुत अच्छा इनको जी, जनता से इनका मेल मिलाप जो है बहुत अच्छा है। टैगिंग जो है बहुत बढ़िया ढंग से ये रखे हुए हैं। जनता के वादों पे ये खरे उतरे हैं, तभी जाकर के जनता ने इनको अपार बहुमत के साथ विजयी बनाया किया गया है इनको। और हमें उम्मीद है कि ये आदर्श पंचायत और युवाओं को साथ लेकर चलेंगे और सबका साथ सबका विकास इनका नारा है। और हम भी कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, यही हमारा भी नारा है। तो जैसा कि हमारी बात हुई जो समर्थक हैं मुखिया जी और उप मुखिया जी का पंचायत रिसोरा पंचायत की जनता का, उनसे चलिए ऐसा तमाम अपडेट हम देते रहेंगे। आप हमारे चैनल में जुड़े इसके लिए